दोस्तों थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या इमरान खान अपना ही बोया काट रहे हैं, जिसे मैंने थोड़ा सा भड़काऊ फॉर्म में लिख दिया है कि क्या इमरान अपना ही थूका चाट रहे हैं। हालांकि ये चीज़ शोभा नहीं देती, लेकिन जिस तरीके से आज के दिन इमरान खान के हालात हो चुके हैं वो थूक के ही चाट रहा है। और ये एक सामान्य सी कहावत है, इसके पीछे ये नहीं है कि उसने कहीं थूक दिया होकर जाके चाटने लग गया। तो इसलिए मंदबुद्धि लोग इस चीज़ के थोड़ा सा शोर शराबा ना करें कि असलियत में मामला क्या है। कि मैंने क्या कह दिया, डिग्निटी वगैरह, जिसको भी जो लिखना है लिख दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रियलिटी है कि असलियत में आज से 6 साल पहले जो काम इमरान खान, जैसे आरोप इमरान खान लगा रहे थे या जो हरकतें इमरान खान उस समय पर कर रहे थे, आज के दिन विपक्ष लगभग वही हरकतें कर रहा है और इमरान खान अपनी उन्हीं हरकतों का जवाब खुद नहीं दे पा रहे। मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच सके। दूसरा, एक चीज़ ये कि दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT की क्लासेस के लिए आप हमारी ऐप स्टडी टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी की पूरी NCERT के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं और संडे टू संडे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सेशन के ऊपर लगातार डिस्कशन होती रहती है। तो जल्दी से जल्दी आप उस ऐप पर जाइए और हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। कोर्सेज वगैरह जो भी हम अपने कोर्सेज बता रहे हैं वो सारे के सारे वहीं आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का एक हिस्सा जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इमरान खान। अब इसके ऊपर अब आप बहुत सारे बच्चे जो हैं या बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या UPSC के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, असलियत में मेरी डायमेंशन शुरू से लेकर आखिरी तक UPSC को ही कहीं ना कहीं जोड़ने की होती है। भले ही आपको उसके अंदर क्या नाम है, कंटेंट की फॉर्म में ना दिखाई दे, फैक्ट्स की फॉर्म में ना दिखाई दे, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो किसी ना किसी तरीके से UPSC की तरफ दिखाई देगा। जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप सोचना चाहें तो आज के दिन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा, मिली जुली राजनीति से लेकर सिद्धांत विहीन राजनीति से लेकर, मतलब प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स से लेकर सब चीज़ों के बारे में, तो आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक तरफ इंडिया खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। क्योंकि इससे अगला वीडियो भी मैं इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके वो किस प्रिंसिपल्स के बेस पर होनी चाहिए और किन पार्टियों को हमें रिजेक्ट करना चाहिए और किन पार्टियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिना किसी का नाम लिए मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा कि सिद्धांत के आधार पर राजनीति क्या होती है। क्योंकि अगर हम केवल और केवल अगर पाकिस्तान की इस समय पाकिस्तान की राजनीति पढ़ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज नहीं तो कल, या हो सकता है बीते हुए कल में कभी भारत भी इन परिस्थितियों से गुजरा हो और भारत को भी इसी तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो। तो ऐसे में इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा और राजनीति किन सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए, किस व्यवहार के आधार पर होनी चाहिए, वो हमारे को यहाँ पर लेसन्स लेने चाहिए। इसीलिए मेरे इन लेक्चर्स को सिर्फ फैक्ट्स की तलाश में देखने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके अंदर वो कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश करें जिसके वजह से जिसके बिहाफ पर हमारी पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ती है, या अगर हम वहां पर हमारा देश वहां गलती कर जाए तो किस तरीके से देश को लंबे समय में नुकसान हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इस समय पर 2016 के आसपास की। तो उस 2016 के अंदर नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब नवाज शरीफ जो है, जो प्रधानमंत्री होते थे, वो अपने आप में बहुत ताकतवर, अपने आप में पंजाब में काफी ज्यादा ताकतवर कद्दावर प्रधानमंत्री होते थे। उनकी जो मास बेस था, फॉलोइंग थी, वो जबरदस्त लेवल पर थी। और यही नवाज शरीफ की जो चैलेंज था, ये जो ताकत थी, ये कहीं ना कहीं चैलेंज टू पाकिस्तानी आर्मी थी। अब पाकिस्तानी आर्मी को अगर ये चैलेंज है तो सीधी सी बात है दोस्तों कि यहाँ पाकिस्तानी आर्मी हमेशा ऐसा काम करती रही है कि जब भी कोई एक नई शक्ति उभर कर आती है या जब भी कोई प्रधानमंत्री ताकतवर होने लगता है तो उसके खिलाफ, उसके विरोध में कहीं ना कहीं एक दूसरी किसी शक्ति को या दूसरे किसी नेता को खड़ा करके पुराने वाले को कमजोर करने की कोशिश करती है। इसका सबसे पहला एग्जांपल जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो कद्दावर होने लगे, ताकतवर होने लगे। 71 वॉर के बाद
पाकिस्तानी आर्मी की 65 में तो चलो फिर भी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने झूठ बोलकर, शोर मचाकर या प्रोपेगेंडा फैलाकर एक पाकिस्तानी जो है वो एक पाकिस्तानी सैनिक 10 भारतीय हिंदू सैनिकों के बराबर होता है, भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को देखते ही भाग जाती है, इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा फैलाकर पूरी दुनिया, पूरे हिंद पाकिस्तान के अंदर अपना एक झंडा लहरा रखा था। लेकिन 1971 वॉर में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने धोया था और जिस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जनरल याहिया खान को रात, मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, लास्ट तक तो वही शोर मचा रहे थे जी हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और ऐसे ऐसे वैसे जो भी, और लास्ट में पता लगा कि बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है, अलग हो चुका है, हम ये जंग हार चुके हैं टाइप की एकदम से जब डिक्लेरेशन देते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था दोस्तों कि पाकिस्तानी आर्मी का जो भी एक पार्ट था वो सारे का सारा उसके हाथ से निकल चुका था। यानी एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से पाकिस्तानी आर्मी गुजर रही थी और उसी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की वजह से वहां पर 1971 के बाद एकदम से आप देखते हो तो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है राइज ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जब दिखाई देता है तो यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो को 1978 के अंदर 1978 में फांसी दे दी जाती है और उसे, मतलब जिसे कहते हैं, नमस्ते हो गई। अब 78 में जब ये मरा तो उस टाइम पर बेनजीर भुट्टो जो थी वो 26 साल की थी, 26 ईयर्स की थी और 26 साल की, और जैसे जैसे साल भर तक याहिया खान वो क्या नाम है, जियाउल हक जो है वो गद्दी पर बैठा रहा और जियाउल हक के बाद जिया के टाइम पर जब जो पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब शुरू हुई, जैसे ही शुरू हुई कि हमें रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी करना है, यानी लोकतंत्र को दोबारा पाकिस्तान में स्थापित होना चाहिए, तो वहां पर इलेक्शंस के रूप में जब देखा गया तो इलेक्शंस की फॉर्म में वहां पर बेनजीर भुट्टो जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी उसका राइज होता है और जैसे ही इसका राइज होता है ये काफ़ी ताकतवर रूप में उभर रही होती है, लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट और इसके बाप की मौत की सिंपैथी, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत की सिंपैथी उसे मिल रही होती है और जियाउल हक बड़ा टेंशन में है इस मामले में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगला जो चार्ज लगने हैं या जो भी उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होनी है वो बेनजीर भुट्टो जियाउल हक के अगेंस्ट में क्रिएट करेगी और यही रीज़न है यहाँ पर जिया ने नवाज शरीफ को यहाँ पावर में बैठाया, यानी सपोर्ट करना शुरू किया और यहीं से नवाज शरीफ वर्सेस बेनजीर भुट्टो करवाया। अब मामले को समझिए, नवाज शरीफ के अगेंस्ट नवाज शरीफ जब ताकतवर हुए तो उन्होंने जिस तरीके से अटल बिहारी से डील किया या कुछ भी, तो सीधी सीधी बात है कहीं ना कहीं ये भी आर्मी के अगेंस्ट हो गया और आर्मी ने इसे लात मार के भगाया और मुशर्रफ जो था वो सत्ता में आ गया। मुशर्रफ के सत्ता में आने की वजह से सबसे बड़ी यहाँ पर खास बात ये थी कि दोबारा से आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेकिन मुशर्रफ को भी जब जाना पड़ा। बेनजीर भुट्टो जो है मुशर्रफ के टाइम पे ही एक्सपायर हो चुकी थी, उसे गोली लग चुकी थी। अब बचे यहाँ पर नवाज शरीफ, जिसका रिवाइवल बहुत तेज़ी से हुआ और वो बहुत तेज़ी से पंजाब के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। लगभग 55% सीटों के ऊपर नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस, यानी वो बहुत आराम से मेजॉरिटी को क्लेम कर जाते हैं। नतीजा ये कि आर्मी के हाथ से दोबारा जब सत्ता जाने लगी और नवाज शरीफ आर्मी को फॉलो करने के मूड में नहीं थे, तो यहीं से आप देखेंगे कि आर्मी ने दोबारा से इमरान खान को एस्टेब्लिश किया। अब सवाल ये है कि इमरान खान किन प्रिंसिपल्स और किन नारों के बिहाफ पर पाकिस्तान की सत्ता में काबिज हुए। तो अगर नारे उठाकर देखे जाएं तो यहां पर इमरान खान के नारे साफ नजर आएंगे कि इमरान खान, ये याद रखिए कि मोदी इस समय पर सत्ता में आ चुके थे। 2013 में नवाज शरीफ गद्दी पर बैठते हैं, 2014 में मोदी गद्दी पर बैठते हैं। मजे की बात, नवाज शरीफ को मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, नवाज शरीफ आए और यहाँ से मोदी और नवाज शरीफ के बीच का एक अच्छा वाला रिलेशन डेवलप होता हुआ देखा गया, जिसमें मोदी जी की तो खास बात यह है वो जिससे बात करते हैं ऐसे लगता है कि वो उसी के दोस्त हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो पुतिन को एक फ़ोन किया तो एस जयशंकर सर ने हमारे संसद के पटल पर खड़े होकर कहा कि जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी तो मोदी जी ने सीधे पुतिन को भी फ़ोन लगाया और जेलेंस्की को भी फ़ोन लगाया कि भैया गोलियां रोक दो, हमारे बच्चों को निकलने दो।
तो ये लेवल, इसी तरीके से ट्रंप से दोस्ती देख लो, बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती देख लो, जिस भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं दोस्ती तो कर ही लेते हैं, कम से कम दोस्ती करते नहीं है तो दोस्ती करने का एक, जिसे कहते हैं ना, रिलेशंस अच्छे इस्टेब्लिश करना। अगर जापान के प्रधानमंत्री देखो शिंजो एबे, उनसे दोस्ती देख लो, तो कहने का मतलब ये है प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कि प्रोटोकॉल तोड़ के एक बहुत ही याराना वे में बिहेव करना, ताकि किसी के साथ भी रिलेशंस अच्छे इस्टेब्लिश करने हो तो हो जाए। नवाज शरीफ के साथ भी यही किया गया, लेकिन नवाज शरीफ ऑब्वियस सी बात है भाई, काबुल गए हुए हैं, बीच में पता लगा लाहौर उतरे और बिरयानी वगैरह खा के आ रहे हैं। और बिरयानी भाई आप लोग कह रहे हैं, एक ने कमेंट, भाई ने कमेंट लिखा मोदी जी ने बिरयानी नहीं खाई होगी। यार आप क्या अकल से पैदल हैं? वहाँ बिरयानी खाने का मतलब है कि भैया चाहे पानी पी के आ गए हों, लेकिन मीडिया में जो छपा बिरयानी खा के आए, इसका मतलब ये है कि गहन रिश्ते हो गए। जो कुछ यहाँ पर अकल से पैदल टाइप के लोग होंगे वो लिखेंगे नहीं सर मोदी जी तो शाकाहारी हैं, वो बिरयानी क्यों खा के आएंगे। अरे भाई क्यों बुद्धि खराब कर रहे हो यार अपनी, कुछ तो अकल लगाओ। थोड़ा बहुत सारी चीज़ें सांकेतिक रूप में भी होती है, हर चीज़ कह के थोड़ा बोली जाती है। यहाँ पर संकेत होते हैं। डिप्लोमेसी जो है वो एक, जिसे कहते हैं, वो कह के सुनने वाला मामला नहीं है। डिप्लोमेसी जो होती है वो असलियत में संकेतों के अनुसार चलती है, और समझदार को इशारा काफ़ी है, और गधा तो कुछ भी समझ ले। गधा बिरयानी को बिरयानी समझेगा, और जो समझदार होगा वो बिरयानी को फॉरेन पॉलिसी समझ लेगा यहाँ पे। तो इसलिए भैया आप क्या हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें, लेकिन सोच कर देखें यार अपना कि असलियत में कि कमेंट लिखने से पहले खुद तो सोचो यार कि असलियत में मामला क्या है, हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। वहाँ प्लेट भर के बिरयानी खाने गए होंगे कि लाओ लाहौर की बिरयानी कैसी बनी है, या नवाज शरीफ की भतीजी की शादी में बिरयानी कैसी बनी थी, और यहाँ आके ट्वीट करेंगे हम जी बिरयानी खा के आए, क्या लाजवाब बिरयानी थी। अब मजे की बात, अगर मोदी जी ऐसा कोई ट्वीट कर भी देते हैं कि क्या लाजवाब बिरयानी थी, इसका मतलब थोड़ा ना वो बिरयानी की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो डिप्लोमेटिकली बातचीत हुई, एक दूसरे को संबंधों को सुधारने की जो बातचीत हुई, वो लाजवाब थी, और एक संकेत दिया दुनिया को कि हम कुछ ना कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं, और हो सकता है कुछ अच्छा निकल जाए। संकेतों की भाषा होती है, ये संकेत हैं सारे के सारे, और जिसने ये संकेत समझ लिए, जिसने डिप्लोमेसी समझ ली, वो बाजी जीत गया। और जो नहीं समझा वो भाई वो मत समझो, वो तुम अभी मतलब चाट पकौड़ी वाली बात करते रहो कि वो मतलब गाड़ी पलट गई और यहाँ से निकला सांप, और वो मीम के अंदर बंदा पागल। ठीक है, तो असलियत में यहाँ पर मोदी जी ने बिरयानी डिप्लोमेसी दिखाई। अब इमरान खान ने इसी बिरयानी डिप्लोमेसी को मुद्दा बनाया, और मुद्दा बना के ये कहा, नारा पता है क्या था, जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। सोच कर देखिए, ये नारा दिया इमरान खान ने नवाज शरीफ के विरोध में कि नवाज शरीफ मोदी का इतना अच्छा दोस्त बन चुका है कि वो पाकिस्तान से गद्दारी करने तक के लिए तैयार है, और वो गद्दार है उसे हटाओ। और मजे की बात सोचने वाली ये है कि पाकिस्तान के कॉमन मासेस जो हैं वो भी इस चीज को मान गए कि हाँ जो मोदी का यार है, गद्दार है, हम उसे वोट नहीं देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। इसने वर्ल्ड कप भी जिताया और अब ये हमारे को वैसे भी जिता देगा। अब सोचने वाली बात है, उस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई मैच नहीं हुआ था तो इंडिया को नहीं हराया था। खैर चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ ये जो मामला आया, गद्दार है, अब प्रधानमंत्री बन गए इमरान खान। अब भैया प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन झेलेंगे कैसे? क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। नवाज शरीफ कुछ भी है, पिछले 30 साल की पॉलिटिक्स के अंदर फॉरेन रिलेशंस अच्छे से समझ गए, दुनिया में किससे कहाँ कैसे क्या बात करनी है वो सब समझ गए थे। इमरान खान ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ों की तरह जाता था, मतलब खा पी के आ जाता था। और लिटरली बहुत सारे राजदूत जो मैंने टीवी पे इंटरव्यू देखे, और एक दो से मेरी भी बातचीत हुई है, जो कि मतलब पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर भी एक तो बहुत ठीक ठाक पोजीशन पर तैनात थे, वो ये कहते थे कि यार मैंने जब ये पार्टी होती थी हाई कमीशन की, तो उसके अंदर देखा था, आया आके बहुत लल्लुओं की तरह बात आया, खाना पीना खाया, बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत भी नहीं करी, यहाँ तक कि बहुत अच्छे लेवल के ऑफिसर से ढंग से बातचीत तो छोड़ो, मिला भी नहीं और चला गया। बस उसे इनवाइट किया गया था लेकिन वो चला गया। अब आप सोच कर देखिए कि इस लेवल पर अगर बातचीत हो रही है, बंदे के पास बुद्धि ही नहीं है कि इतने लोगों के बीच में गए और किससे बात ही नहीं करके आए, तो तुम करके क्या आए? वहां से रोटी खाने गए थे क्या? तो असलियत में बिरयानी खाना तो इसी को कहते हैं कि कुछ करके तो आया नहीं, बस खा पी के आ गया। क्या देखा कि जी कुछ नहीं, मैं रोटी देख रहा था, रोटी इतनी बढ़िया थी, मैं खाता चला गया। तो असलियत में बेवकूफ वो है जो वहां गया और रोटी खा के आ गया, क्योंकि रोटियों का तो भूखा होगा फिर। अब यहां पर यही है कि इमरान खान को ने जनता को बेवकूफ बनाया, और जनता ने उस चीज को
हजम कर लिया और इसे वोट भी दे दिए। और जब ये गद्दी पर बैठा तो पाकिस्तान को जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया वो आप भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है आज के दिन वो कितने बुरी तरीके से कर रखा है। अब यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां अब प्रॉब्लम क्या आई कि असलियत में इमरान खान की पार्टी को अगर आप बेसिक फैक्ट्स के फॉर्म में देखोगे तो 1996 में, सोचकर देखो, 1992 में इमरान खान जो है वो वर्ल्ड कप जीतते हैं, 1996 में अपनी पार्टी बना लेता है बंदा और अपनी उस जो पॉपुलैरिटी थी उसे कैश करने की कोशिश करता है। लेकिन 2002 में सिर्फ पहली एक सीट जीतता है, उसके अलावा अपनी अलावा एक सीट के अलावा किसी और कोई दूसरी सीट जीतता ही नहीं है। और 2014 के आसपास तक, पंजाब चुनावों से पहले तक, पाकिस्तान इस इमरान खान की पार्टी की वो भीड़ के मतलब इमरान खान की सभाओं में भीड़ तक नहीं आती थी। ये तो अलग अलग तरीके से आर्मी उसको सपोर्ट करती रही और ये आगे बढ़ता रहा। और आर्मी के सपोर्ट से 2000 सोच कर देखिए 2013 के अंदर भी इसने पूरी ताकत लगाई लेकिन नवाज शरीफ को हिला नहीं पाया। उसके बाद 2015 तक आते आते 14 के बाद इसको और ज्यादा तरीके से उठाया गया और 18 में इसने सरकार बना ली। अब ऑब्वियस सी बात है 2018 में इमरान खान जो है वो सरकार बना रहा है। अब जैसे ही इमरान खान यहां सरकार बना लेता है इस पर आर्मी की कृपा रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतनी तेजी के साथ या 30 साल 1996 से लेकर 18 के बीच में 22 साल बाद इसे सत्ता मिली, लेकिन 22 साल में एकदम से सत्ता के ऊपर प्रधानमंत्री जाकर बन के बैठ गया। तो वही वाली बात है, कल परसों एक मूवी देख रहा था 10वीं मूवी है तो अच्छी, अब यूं मत कहना कि मैं किसी मूवी का प्रचार कर रहा हूं, मुझे अच्छी लगी, हल्का फुल्का मामला उसके अंदर, सब चीजें ठीक ठाक थी और फैमिली मूवी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां जो मुख्यमंत्री था चौधरी की बीवी जो थी चौधरण, वो गद्दी पर बैठती है और उसके दिमाग में गद्दी पर बैठते ही दिमाग गद्दी के हिसाब से चलने लग जाता है। ये रियलिटी है। अब दिमाग गद्दी के हिसाब से चलने लग जाता है यार मैं पावरफुल कुर्सी में बैठी हूं तो मैं ही पावर हूं, आई एम द लॉ। तो जानबूझकर वो अपने हस्बैंड को भी घुमाना शुरू करती है, सारी पॉलिटिक्स को अपने अनुसार और सब चीजें अपने अनुसार घुमाना शुरू करती है। तो असलियत में, और चौधरी जेल में बैठे बैठे, जब तक जेल में था तब तक ठीक था, थोड़ी सी देर बाद जेल में बाहर आके चौधरी को एक बार में हरा देता है। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पाकिस्तान की चौधरी है और जो इमरान खान है वो पाकिस्तान की आर्मी की वाइफ यानी चौधरी की वाइफ यानी चौधरण है। तो वो जो मूवी 10वीं है जो आजकल वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है उसके अंदर ही देख लेंगे कि जिस तरीके सत्ता मिलते ही नजर बदल जाती है, आंखें बदल जाती है कि नहीं यार पावर तो मेरे पास है। इमरान खान के साथ भी यही हुआ, वो पावर एकदम से बदल गई और जैसे ही पावर बदली, पावर इसके पास आई और इसने तेवर बदलने शुरू किए, आर्मी ने इसे औकात दिखानी शुरू करी। अक्टूबर 2021 इस इमरान खान की जीवन का मतलब इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के पॉइंट का एक सबसे टर्निंग पॉइंट था जब सीबीआई मामले के अंदर इमरान खान तो फैज हमीद को बनाना चाहता था और आईएसआई चीफ, और आर्मी ने अजीत अंजुम को बना दिया। यानी पहली बार आर्मी और इमरान खान का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, अब प्रॉब्लम यहीं पर आ गई ना कि कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ वो एक के बाद एक लगातार बढ़ता गया। लेकिन इमरान खान वही काम कर रहे जो नवाज शरीफ ने किया कि बेटा अगली बार भी गद्दी पे आना और वोट डलवा के आना है तो कम से कम जो मास बेस है वो तैयार कर लो। और जैसे ही आप मास बेस तैयार करोगे, उसने वेलफेयर स्कीम्स चलाई, इसने वेलफेयर स्कीम्स चलाई। अब वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन मासेस को आपके फेवर में लेके आती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब वेलफेयर स्कीम्स अच्छे लेवल पर चला दी तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कहीं ना कहीं आर्मी के कान खड़े करेगा, आर्मी के अंदर एक तरीके की कॉन्शियसनेस बढ़ाएगा कि भैया ये तो गद्दी पे आ गया तो हटेगा नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहां इमरान खान को कमजोर करना शुरू किया, लेकिन इमरान खान इतनी जल्दी काबू में नहीं आया। अब वहीं आकर इमरान खान ने एक चाल चली जो पॉसिबली वो चाल सही भी है और गलत भी है, और अपनी चाल में शायद ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, याद कीजिए बचपन में, मेरे को तो इसकी हरकतें देख के अपना बचपन याद आ गया। अपना बचपन किस तरीके से, हम जब क्लास में थे
तो सिक्स क्लास में थे, तो सिक्स क्लास में एक मैडम आती थी। अब मैडम आके बार बार कहें कि तुम्हारा सेक्शन जो ए सेक्शन है वो निकम्मों से भरा हुआ है, सारे बेवकूफ हो, नकारा हो, नालायक हो। बी सेक्शन वालों को देखो कितने अच्छे हैं, बच्चों को चुप रहते हैं, सारे इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आते हैं, सब बच्चे कहना मानते हैं। और साथ में सी सेक्शन वाले भी बहुत अच्छे, तुम ही बेकार हो। तो हमें भी लगता है यार ठीक है हम बेकार हैं। अब बाय चांस की बात है, वहीं कुछ बच्चे हमारे मोहल्ले में भी रहते थे। मैंने कहा यार देखो उनके टॉपर मेरे से कम नंबर लेके आते हैं, उनके टॉपर के हमारे टॉपर से कम नंबर है, उनकी क्लास के एवरेज के हमारे क्लास से कम नंबर है, निकम्मे और निकम्मेपन में भी वो हमसे ज्यादा है, फिर भी मैडम इनकी तारीफ करती है। एक बार बाय चांस की बात है कि कुछ वजह ऐसी हुई कि कुछ सेक्शंस को मर्ज करके बिठाना पड़ गया। क्लास थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि दोनों सेक्शंस में कम बच्चे आए थे, मर्ज करके बिठाया तो वही मैडम आई। मैडम आके फिर तारीफ। अब वो बी सेक्शन के रूम में बैठे हुए थे, तो बी सेक्शन में खड़े होकर कहती है ए सेक्शन वाले कितने अच्छे बच्चे और एक तुम हो निकम्मे। ठीक है, कुदरती बात है मेरे मुंह से भी ये निकल गया, मैडम आप हमारे सेक्शन में इतनी तारीफ करते हैं, मैडम आप वहां तो कहते हो कि बी वाले अच्छे, आज आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। कहती आप ए सेक्शन वाले यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैडम क्लास मर्ज थी, क्योंकि आधे बच्चे स्पोर्ट्स में चले गए और बाकियों को यहां बिठा दिया। तो वो चाल जो थी ना मैडम की, हालांकि मैडम तो हमें समझाने की कोशिश कर रही थी, ये चाल आज के दिन इमरान खान खेल रहा है। क्या खेल रहा है कि एक कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो अच्छा भी है। कंपटीशन क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जानबूझकर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा आम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अगर आम पाकिस्तानी का देखेंगे तो आम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन आपको दिखाई देगा आम हिंदुस्तानी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। तो कंपटीशन किससे? इंडिया से। एक जमाना था जब इंडिया वाले पाकिस्तान से कंपटीशन करते थे, लेकिन आज के दिन इंडिया के लिए पाकिस्तान तो कुछ रह ही नहीं गया। इंडिया के लिए तो कंपटीशन करने के लिए या तो चाइना है या फिर हम नंबर 1 बनना चाहते, तो अमेरिका और चाइना दोनों है, खासकर चाइना है, और चाइना से कॉम्पिटिट कर रहे हैं हर मामले के अंदर। तो पाकिस्तान में इमरान खान मेरी उस मैडम वाली गेम खेल रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को बार बार दिखा रहा है कि ध्यान से देखो ये इंडिया वाले कितने अच्छे हैं, कितना तरक्की कर रहे हैं, खुददार मुल्क है, फॉरेन पॉलिसी की तारीफ है, मेहनत करते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, सब चीजें हैं। जब ये तारीफ कर रहा है तो इसका सीधा सीधा असर क्लास में, हमारी क्लास में भी बहुत से बच्चे शरारती होते थे, शायद उनमें मैं भी था, तो शायद क्या पक्का ही था। तो हमारे मुंह से कई बार ये निकल जाती थी कि मैडम आप उन्हीं को ज्यादा प्यार करते हो, तो एक काम करो आप सेक्शन चेंज करके उन्हीं को पढ़ा लो, हमें पढ़ाने क्यों आते हो। तो मैडम कहती तू फालतू बोलता है। यही अब पाकिस्तान में हुआ है। ये हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी घटा हुआ है। हमारे माँ बाप ने भी हमारे को कहा होगा कि देख वो छोटे वाला कितना सही है, सारे काम करता है और तू हमारी बात नहीं मानता। अब एक तो होता है नहीं मम्मी आगे से मानूंगा, मैं भी अच्छा हूं। दूसरा कहेगा कोई बात नहीं, फिर उसी को बेटा बना लो, मैं चलता हूं। यही पाकिस्तान में हुआ कि कुछ सेक्शंस जो इमरान खान की बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ इंडिया से हमारा कंपटीशन है और इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। अब उल्टा ये हो चुका है कि मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज ने साफ कह दिया कि तेरे को अगर पाकिस्तान से, इंडिया से इतना ही प्यार है तो एक काम कर, इंडिया चला जा, इंडिया चला जा और वहीं जाके रह ले, हम यहां जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि जो एक चाल इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ खिलाफ खड़ी थी कि जो मोदी का यार है गद्दार है, यानी भारत के साथ नवाज शरीफ के नाम को जोड़कर पॉलिटिक्स में अपनी सिक्का चला लिया था। अब वही काम इमरान खान के साथ हो गया है। अब इमरान खान के नाम को इंडिया के साथ जोड़ दिया है, इमरान खान के नाम को इंडिया के साथ जोड़ दिया है और अब इमरान खान को इंडिया परस्त पेश करके उसको हराने की तैयारी है। यानी जो उसने आरोप लगाए थे, आरोप लगाना मतलब थूकना, आरोप लगाए थे नवाज शरीफ पर, वही थूक अब इमरान खान के ऊपर आके गिरना शुरू कर चुका है। यानी वही आरोप अब इमरान खान के ऊपर आकर गिरने शुरू हो चुके हैं और इमरान खान इसमें फंसता हुआ सा नजर आ रहा है। तो सोचकर देखिए असलियत में वहां राजनीति क्या चल रही है। और यहां
आंसर ये है, जो मैंने बीच में अपने यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था, वो ये कि असलियत में कहीं हमारे देश के अंदर भी तो ऐसा नहीं कि विदेशों के नाम पर हमारे देश में ज्यादा चुनाव लड़े जा रहे हो, विदेशी मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हो, और ऐसे मुद्दे पर जो सच में है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी है बड़ा खतरनाक है अगर ऐसा है तो। क्योंकि मुझे 2019 का चुनाव याद है। 2019 के चुनाव में 16 फरवरी 2019 से पहले, या 14 फरवरी 2019 से पहले कहीं पर भी दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बहस चल रही थी इलेक्शन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, रोजगार कितने दिए कितने नहीं, काम क्या किया क्या नहीं, सब चीजों के ऊपर। एकदम से पुलवामा अटैक होता है, और पुलवामा के ऊपर अटैक जैसे ही हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, और जैसे ही बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है पूरे चुनाव का मूड बदल जाता है। और जैसे ही पूरे चुनाव का मूड बदलता है, मोदी जी 302 303 पे पहुंच जाते हैं। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि दूसरे देशों के नाम लेके चुनाव हमारे देश में भी लड़े जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम देशभक्ति ये मान लेते हैं कि हमारे देश का कोई भी नेता दूसरे देश के हाथों में बिका हुआ नहीं है, एक आधे को छोड़ के, जो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरे देश के, अगर पाकिस्तान को देखा जाए, वो तो अपने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट्स को ही ऐसा बुरा मान लेते हैं, और अगर किसी देश में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ लीजिए बहुत खराब है। और ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान में यही है, अमेरिका में देखेंगे तो बाइडन जो है वो ट्रंप के ऊपर आरोप लगाते थे कि असलियत में ट्रंप जीतने लायक नहीं था, उसे पुतिन की मैनिपुलेशन ने जिताया है। और जब किसी भी अमेरिका जैसे देश के ऊपर ये आरोप लगने लग जाए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिका का भी नैतिक रूप से पतन हो चुका है, और बौद्धिक यानी मेंटल लेवल जो है, उसका इंटेलेक्ट जो लेवल है, वो डाउनफॉल पे आ चुका है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।